वहीं कांग्रेस के खेमे से बड़ी खबर है। कांग्रेस में कल सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक होने जा रही है। चुनावी नतीजों की समीक्षा पार्टी करेगी। कल शाम को 5 बजे जहां कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होगी, वहीं संसद के सेंट्रल हॉल में यह बैठक होगी। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष चुना जा सकता है, नेता विपक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। आपको बता दें कि यह बड़ी जानकारी है, जहां पर कांग्रेस पार्टी में कल लगातार दिन भर बैठकों का दौर चलेगा। एक तरफ जहां समीक्षा की जाएगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन आंकड़ों को लेकर के, चुनावी नतीजों को लेकर के, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो बैठक के माध्यम से संसदीय दल की बैठक होगी, उसके माध्यम से विपक्ष का नेता चुना जाएगा, संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। तो यह बड़ी जानकारी है कांग्रेस के खेमे से, जहां कल का दिन कांग्रेस के लिए काफी अहम है। सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस पार्टी चुनावी नतीजों की समीक्षा करेगी। तो वहीं कल शाम को ही 5 बजे कांग्रेस संसदीय दल की बैठक रखी गई। संसद के सेंट्रल हॉल में यह संसदीय दल की बैठक होगी और वहां पर कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। और इस बात को लेकर के जो जानकारी है वो राहुल गांधी को विपक्ष का नेता, कांग्रेस पार्टी अपने संसदीय दल का नेता चुन सकती है और चुना जाएगा, इस तरह की जानकारी है। वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार अपने नतीजों को लेकर के भी समीक्षा करेगी। कई बड़े नेताओं का जो फीडबैक था उसके आधार पर ही क्या नतीजे आए, कांग्रेस कितना संभावित मान करके चल रही थी, अगर कम जो है कांग्रेस के अनुमान के मुताबिक कम सीटें आई है तो वो किस वजह से आई हैं, ये तमाम मुद्दे हैं और क्या बेहतर हो सकता था, जिन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो वहीं एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सबसे पहले बीजेपी के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात करके उनका आशीर्वाद लिया। सेंट्रल हॉल में आयोजित संसदीय दल की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी सीधे लालकृष्ण आडवाणी के घर पर पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद पीएम मोदी मुरली मनोहर जोशी के घर भी गए, उनसे भी मुलाकात की और साथ ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आवास पर पहुंच करके रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। इस दौरान रामनाथ कोविंद ने उन्हें मिठाई खिला करके और तीसरे टर्म की बधाई दी है। तो वहीं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और रामनाथ कोविंद से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, राष्ट्रपति भवन पहुंच करके। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राष्ट्रपति ने मोदी को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। आपको बता दें कि 9 जून को तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी और इससे पहले जो मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं, कैबिनेट में किन किन को रखा जाना, उसकी सूची भी राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। तो शपथ ग्रहण में मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। तो वहीं राजस्थान विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी आज कोटा के दौरे पर है। सर्किट हाउस में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देवनानी का स्वागत किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए देवनानी ने कहा कि राजस्थान की विधानसभा में प्रश्नों के जवाब समय पर आने का मैकेनिज्म पुख्ता होना चाहिए और कार्यपालिका को विधायिका के प्रति जवाबदेह बनना चाहिए। देवनानी ने देश की राजनीति में गठबंधन युग की वापसी पर कहा कि आज का दौर मोदी युग और भारत के महान लोकतंत्र का युग है। 21वीं सदी भारत की सदी होगी। देश के कई विधानसभाओं में काफ़ी अग्रणी रही है, वह और अग्रणी बने, इसलिए आज हमारे सारे प्रमुख शासन सचिवों की और मुख्य सचिव की बैठक भी हुई ताकि कार्यपालिका है वह विधायिका के प्रति जवाबदेह रहे, समय पर सबके प्रश्नों के विधायकों के उत्तर आए, सबके ध्यान आकर्षण जितने भी विधायी काम हैं वो सही समय पे मिले। अब तक का तो ये जानकारी आई, गत 15वीं विधानसभा के लगभग 5000 प्रश्नों के उत्तर बाकी थे। मैंने इस बार से निर्देश दिए हैं कि एक सत्र के जो प्रश्न आए वो अगले सत्र शुरू होने से पहले आ जाएं। उधर कोटपुतली के मांडन थाना पुलिस की तरफ से टोल टैक्स पर 2 लाख रुपए महीने की रंगदारी मांगने और तोड़फोड़ करने के मामले को लेकर कार्रवाई की गई। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों की परेड निकाली। पुलिस की तरफ से आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई बोलेरो कैंपर गाड़ी को भी जब्त किया गया है। साथ ही दोनों की निशानदेही पर घटना में तोड़फोड़ करने और डर दिखाने के लिए इस्तेमाल किए गए देसी कट्टा, लोहे के पाइप, लाठियां भी बरामद की गई हैं। साथ ही वारदात में संलिप्त दूसरे आरोपियों की तलाश भी पुलिस की तरफ से जारी है।
उधर सिरोही के मादक पदार्थ रखने और बेचने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत डीएसटी की टीम और पुलिस ने गांव में कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान कमरे में छिपाकर रखा गया 54 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्त और 2 किलो 50 ग्राम अफीम जब्त की गई है। साथ ही एक युवक की गिरफ्तारी यहां से हुई है। पुलिस आरोपी युवक को गिरफ्तार कर थाने लेकर के गई और पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने कमरे को जांच तक सील कर दिया है। तो वहीं चुनावी आचार संहिता खत्म होने के बाद आज आरसीए की एडहॉक कमेटी की बैठक हुई है। लंबे समय के बाद आयोजित की गई इस बैठक को लेकर आरसीए के चुनाव होने की उम्मीद अब जताई जा रही थी, लेकिन बैठक में आरसीए के चुनावों को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई। इस बैठक के बाद एडहॉक कमेटी के अध्यक्ष जयदीप बियानी ने मीडिया से चर्चा की। कहा कि बैठक में प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई है। क्रिकेट की प्रतिभाओं को तराशने का हम पूरा प्रयास करेंगे। चुनावों को लेकर अभी किसी तरह के कोई निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने बताया कि अभी क्रिकेट के संचालन को लेकर के फोकस किया जा रहा है। उसके ऊपर बात हुई है। आगे के लिए भी हम सोच रहे हैं कि बच्चों का क्रिकेट का सीजन जो है वो खाली ना जाए, उसके लिए भी हम कोई ना कोई व्यवस्था करके आगामी सीजन बच्चों का खेल से भरा हुआ हो, ये भी तैयारी कर रहे हैं। उधर हनुमान बेनीवाल को इंडिया गठबंधन की बैठकों में नहीं बुलाने का मामला अब तूल पकड़ रहा है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल इसे अपने अपमान से जोड़कर देख रहे हैं। आरएलपी के संयोजक और नागौर के नवनिर्वाचित सांसद हनुमान बेनीवाल ने आज मीडिया से बातचीत की और कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक में उन्हें नहीं बुलाकर उनका अपमान किया गया। खास रिपोर्ट देखिए। कई बार क्या होता है कि बंदर के हाथ में उस तरह आ जाता है तो अपना कोई काटता है। कांग्रेस के अंदर कई नेता ऐसे जो अपने आप को बहुत बड़ा धुरंधर समझने लगे। हैसियत नहीं उनकी, कोई हैसियत नहीं। देखा मेरा हैसियत तो मैं आदमी की जब मानता हूँ जब खुद की पार्टी या खुद अलग अपने दल बल अपनी ताकत के साथ। जो लोग हनुमान बेनीवाल को जानते हैं उन्हें उनकी भाषा हैरान नहीं करती, क्योंकि सीधी और सपाट बात कहना ही बेनीवाल की पहचान रही है। वैसे नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल के आक्रोश की ठोस वजह है उन्हें इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं बुलाया गया। इंडिया गठबंधन की जो भी अगली बैठक होगी, अगर मुझे उसमें आमंत्रित करेंगे तो मैं जरूर जाऊंगा, और आमंत्रित नहीं करेंगे तो नहीं जाऊंगा। लेकिन बीजेपी और एनडीए के खिलाफ मैं लड़ूंगा वहां जाकर अंदर। बेनीवाल का दावा है कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने फोन पर चूक मानी, लेकिन इतने भर से बेनीवाल संतुष्ट नहीं है। इस तरह की चूक होगी तो बहुत बुरी ब्लंडर चूक है, जहाँ एक एमपी की आवश्यकता है इसके अंदर, और हनुमान बेनीवाल जैसे व्यक्ति को भूल जाए और कांग्रेस ये फटा के चला खुशियां मनाएगा, हमने 11 ले, हमें 11 ले, फिर हमारा रोल नहीं है 11 लाने के अंदर। फिर मैं क्यों बोलूँ कि कांग्रेस की वजह जीतो? मैं कह रहा हूँ ना कि 3 लाख वोट कांग्रेस पार्टी के मुझे मिले इसलिए मैं जीता, लेकिन 20 लाख वोट जो आरएलपी के कांग्रेस को मिले। बेनीवाल कहते हैं कि जिस जीत का श्रेय लेने के लिए कांग्रेसियों में होड़ मची है, वो जीत कांग्रेस को आरएलपी की वजह से नसीब हुई। बेनीवाल ने कहा कि उनकी वजह से कांग्रेस को 20 लाख वोट मिले। हमें 3 लाख वोट मिले कांग्रेस पार्टी के और 20 लाख वोट आरएलपी के मिले कांग्रेस को, इसलिए कांग्रेस खाता खोल पाई राजस्थान के अंदर। बेनीवाल के मन में कांग्रेस के प्रति गहरी नाराजगी है, लेकिन वो एनडीए में जाने से साफ इनकार कर रहे हैं। नेक्स्ट मीटिंग में भी मुझे नहीं बुलाएंगे तो भी मैं एनडीए की तरफ नहीं जाऊंगा। जिस तरह मैं 1-2 साल तक एनडीए और इंडिया दोनों में नहीं था, फिर भी तीसरी ताकत के रूप में था। देश में ऐसे कई और दल है जो दोनों में नहीं है फिर भी लड़ रहे हैं। मैं दिल्ली की सरकार के खिलाफ लड़ूंगा। मेरा पहला मुद्दा अग्निवीर को खत्म किया जाए। आपको बताते चलें कि 2019 में बेनीवाल की आरएलपी एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से बाहर हो गई। इस बार कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और बेनीवाल ने नागौर से बीजेपी की ज्योति मिर्धा को हराया। बहरहाल बेनीवाल भले ही एनडीए में नहीं जाने का भरोसा दे रहे हों, लेकिन सियासत का एक सच ये भी है कि यहाँ जो नहीं कहा जाता अहमियत उसकी भी बरकरार रहती है। सियासत में संभावनाओं की मौत नहीं होती। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नागौर से महेंद्र बिश्नोई की रिपोर्ट। तो वहीं आचार संहिता खत्म होने के ठीक बाद राजस्थान सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। जुलाई में प्रस्तावित विधानसभा सत्र के ठीक पहले विधानसभा में राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी की क्लास आयोजित की गई। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में विधानसभा की कार्रवाई समेत अनेक बिंदुओं पर यह क्लास चली है।
राजस्थान में अब विधानसभा का सत्र जुलाई माह के पहले सप्ताह में आयोजित होगा। सरकार अपना बजट भी इसी सत्र के बाद पेश करने जा रही है। इससे ठीक पहले विधानसभा में ब्यूरोक्रेसी के कामकाज को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में राज्य सरकार के मुख्य सचिव समेत सभी विभागों के प्रमुख सचिव, वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि कार्यपालिका को विधायिका के प्रति जवाबदेही बनना होगा। पिछले कुछ सालों से कार्यपालिका विधायिक कार्यों को गंभीरता से नहीं ले रही है। जो वास्तव में सभी विधायकों के लंबे टाइम से जवाब नहीं आए हैं, इस प्रकार के सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुलाया, सेक्रेटरीट को बुलाया है और आज सेक्रेटरीट को बुलाकर जिन क्वेश्चनों को उत्तर नहीं आए उनके मंगवाए गए हैं और जल्दी उन विधायकों से सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे, उनके जवाब आएंगे। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का जिस तरीके का जो काम करने का तरीका है उसको मद्देनज़र रखते हुए ब्यूरोक्रेट्स की यहाँ पे बैठक बुलाई। बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है, होनी भी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि आने वाले समय के अंदर जिस तरीके की बात है गांव गरीब किसान तक पहुंचनी चाहिए, एक अधिकारियों का और जनप्रतिनिधियों का तालमेल कैसे रहे, उससे जोड़ के इस बैठक को देखा जा रहा है। इससे पहले कभी कभार नवाचार करने के लिए राव साहब ने भी बैठक बुलाई थी, आज वासुदेव देवनानी साहब ने बुलाई है और बैठक के जहाँ तक है सार्थक नतीजे निकलेंगे और इन नतीजों के माध्यम से ही एक जो अच्छा मैसेज हम जनता के अंदर देना चाह रहे हैं वो मैसेज कहीं न कहीं निकल के आएगा। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने 15वीं विधानसभा के 5000 से अधिक प्रश्नों के जवाब नहीं प्राप्त होने पर चिंता जाहिर करते हुए विभागवार समीक्षा की। चिकित्सा विभाग में 1056 प्रश्नों के जवाब नहीं आने पर अपनी नाराजगी प्रकट की। मुख्यमंत्री जी और विभागों के मंत्री जी पूरी कमांड नहीं रखेंगे तो ब्यूरोक्रेसी तो बेलगाम होगी, लेकिन विधानसभा का जो दायित्व है, जो विधानसभा की ताकत है, वो कहीं ब्यूरोक्रेसी को मैं समझता हूँ हावी नहीं होने देगी। लगातार कमेटियों की मीटिंग भी चल रहे हैं, अभी एग्जामिन भी चलेंगे और आज अध्यक्ष जी ने जो मीटिंग बुलाई है, कल ही बात हुई थी, वो भी क्योंकि क्वेश्चनों के जवाब समय पर नहीं आना, आश्वासनों का जवाब समय पर नहीं आना, कार्रवाई नहीं होना, तो उन सब को लेकर अध्यक्ष जी गंभीर हैं। विधानसभा में आयोजित हुई इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि राज्य सरकार और विधानसभा के कार्यों को ब्यूरोक्रेसी गंभीरता से लें और विधायकों द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों का जवाब तय समय सीमा में आए। कुल मिलाकर विधानसभा से संदेश साफ है कि जनहित सर्वोपरि है और अब आचार संहिता के फेर के नाम पर कोई अफसर काम नहीं अटका सकेगा। विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों के जवाब समय पर नहीं आते और ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है। इस तरह की शिकायतों के बाद में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर आज ब्यूरोक्रेसी की क्लास विधानसभा में आयोजित हुई। 1 घंटे से ज़्यादा समय तक चली इस क्लास में तमाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर के तमाम वो सचिव विभागों के मौजूद रहे जिनके कामकाज को लेकर के आपत्ति जताई जा रही थी। कई सचिवों को ये भी कहा गया कि विधानसभा का जो कामकाज है उसको लेकर के गंभीरता उनका विभाग नहीं जता रहा है, जिसको लेकर के विधानसभा अध्यक्ष ने कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई। कुल मिला के लबोलो अब यही है कि अब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव समाप्त होने के बाद में आचार संहिता का दौर समाप्त हो चुका है। ऐसा में जनता के कामकाज और विधानसभा की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाया जा सके ताकि राज्य के विकास में विधानसभा के अंदर बेहतर चर्चा हो सके।